कि मेवात टटलूबाजों की जगह नहीं है, मेवात वतन प्रस्तों की जगह है। कौन है टटलूबाज? मैंने वहां स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म की राजनीति मेवात में नहीं चलने वाली है। वंदे सरदार एकता पद यात्रा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यात्रा एकता का संदेश थी या फिर 2029 के सियासत की पटकथा लिखी जा रही थी? और फिरोजपुर झिरका में जो इलेक्शन हुआ, तो वो माननीय विधायक हैं, उन्होंने जो बोला उससे पूरी तरह सिद्ध होता है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ सदा हिंदू मुसलमान का काला पानी है क्या मेवात? कौन से मुख्यमंत्री थे? वो अब स्वर्गीय हो गए ओम प्रकाश चौटाला जी। क्यों वहाँ हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, उसका कारण क्या है? देखिए उसके कारण कई हैं, लेकिन मैं यदि वहाँ इतना ही भाईचारा है। एक कारण, देखिए भाईचारे से पेट नहीं होता, पेट के लिए आपको उद्योग धंधे में लगाना चाहिए। तो नूह मेवात में उद्योग लगाने के लिए रुका किसने? मिनी पाकिस्तान का जो टैग मेवात नूह के साथ जोड़ा जाता है, टाइटल पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, देखना चाहता हूँ कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कुंदन हो। जहाँ खा रहे हैं मुकेश वशिष्ठ और वहीं लोगों को धमका रहे हैं, आपकी तुलना मोनू मानेसर से की गई। मैंने सबके लिए कहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ नूह के विधायक हों, चाहे प्रधाना के विधायक हों या फिरोजपुर झिरका के विधायक हों, आपको कंट्रोवर्सी में डाल सकते। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। नूह, जिसका नाम अक्सर विवादों से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सच्ची कहानी है? कई सवाल है, लेकिन आज हम बात करेंगे उसी नूह की और उस 175 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की, जो 127 गांवों से होकर गुजरी, जहां फूल बरसे, शहीदों को नमन हुआ और एक नया एकता का संदेश और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। वंदे सरदार एकता पद यात्रा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यात्रा एकता का संदेश थी या फिर 2029 के सियासत की पटकथा लिखी जा रही थी? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल कई लोगों ने पूछा है और आज इसी सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कई सारे सवाल हैं मेरे जहन में और जो आज इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जी उनके जहन में भी। जी पूछिए। सबसे पहला सवाल तो मैं वो भी बता दूं लोगों को, आपके नाम से आपने जो यात्रा निकाली, जितनी आपने तारीफें हासिल की, जितनी आपने तारीफें बटोरी कि एक ऐसा इंसान निकल पड़ा है नूह की सरजमी पर एक तिरंगा लेकर, वंदे मातरम के नारों से पूरा नूह गूंज रहा था, भारत माता की जय, जहां पर लोग सोच नहीं पाते लगभग। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। लेकिन वहां आपने एक अलग जगाई। लेकिन आप वो ट्रोलिंग में भी शामिल हुए, कई सारे बयान आपके ऐसे हुए जिससे सोशल मीडिया पर आग लग गई। सबसे पहला तो यही कि इसका उद्देश्य क्या था, 175 किलोमीटर लंबी यात्रा, वो भी नूह में। दीपा जी, जो आपने प्रश्न किया है बहुत वाजिब है। आपने कहा है कि ये 2029 की तैयारी है क्या? तो मैं इसको तो नहीं मानता कि 2029 की तैयारी है। मैं इसको मानता हूँ कि मेवात के बारे में जो एक भ्रम फैलाया जाता है, मेवात के बारे में जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि वहाँ वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, वहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, वहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाता। मुझे लगता है कि इस बात को हमें यहाँ विराम लगाना चाहिए। मैं 10 दिन की यात्रा की वहाँ, 175 किलोमीटर चला हूँ, 127 से ज़्यादा गाँव में हम गए हैं, लगभग 10,000 लोगों ने पूरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुए हैं, 269 के आसपास हमारे स्वागत कार्यक्रम हुए, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या मदरसे हों, सब जगहों से हमारे इस कार्यक्रम का स्वागत किया गया है। तो मैं इस बात को ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हमारा 2025 है, उसमें बहुत बड़ा एक इतिहास का मुझे लगता है साल था कि उस साल में, क्योंकि हमारी यात्रा 27 नवंबर से 6 दिसंबर रही, तो ये जो साल है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। सरदार पटेल जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उनके 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और मेवात वीर राजा हसन खां मेवाती के 500वें बलिदान दिवस के इस सभी मौकों को मिलाकर हम ये यात्रा की है। विशुद्ध रूप से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, वतन प्रस्ती की यात्रा रही
और मेरा प्रयास या हम सबका प्रयास एक ये रहा कि मेवात के बारे में जो एक गलत धारणाएं गढ़ी जाती थी नहीं, वो कहीं गढ़ता कौन था? मेवा बहुत लोग हैं जो गढ़ने वाले हैं। मैं उसमें कुछ शब्द यूज करूं तो जिहादी टाइप लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सदा ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वहाँ सदा चलता रहे। कुछ वीडियो वायरल हो और रही। कुछ मैं ये कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वहाँ जिन लोगों को उन्होंने वोट दी, मेवाती जिन लोगों को वोट देते हैं, कांग्रेस विशेष रूप से, मुझे लगता है कि उनके माध्यम से वो चीज़ गढ़ी जाती है और गढ़ी नहीं जाती। आपको ध्यान होगा 2024 का जो इलेक्शन हुआ और फिरोजपुर झिरका में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने जो बोला उससे पूरी तरह सिद्ध होता है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ सदा हिंदू मुसलमान का। क्या बोला था उन्होंने ऐसा? उन्होंने बोला कि भाई यदि मैं विधायक बना तो यहाँ कुछ लोगों को रहने नहीं दूंगा। तो कुछ लोग कौन है वो? यानी हिंदू। तो मुझे लगता है कि वो उसी भ्रम में, उसी स्थिति में मेवात को लाना चाहते हैं कि जिससे उनकी राजनीति चलती रहे और इसीलिए इसी सोच के कारण मेवात पिछड़ गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ जिहादी सोच को पनपने देते हैं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोज़ देखी मेवात में के लोगों की थी, 1-2 लड़के थे, उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी आपके खिलाफ। वो कहते हैं कि मेवात को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है, जो मेवात को उठने नहीं देते, वो तो आरएसएस की सोच है। नहीं, आरएसएस की सोच कैसे है? मैं भी आरएसएस का हूँ। मैं तो खुद बहुत गर्व से कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, आपकी वीडियो के साथ तो आरएसएस का टैग लगा के बोला भी गया है कि कहीं ये संघ की यात्रा तो नहीं है। मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ, बहुत गर्व की अनुभूति है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। और मैं तो बहुत ही ईमानदारी से बात कहता हूँ कि राजा हसन खां मेवाती, जो मेवाती वीर है, जिसको आज तक लोगों ने छुपा के रखा, कांग्रेस ने छुपा के रखा, यदि 2024 में उसका स्टैचू लगा हो, उसको पाठ्यक्रम में लाया हो, उनके नाम पर एक विशेष दिन का सरकारी कैलेंडर में स्थान मिला हो, तो मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यकर्ता ने वो किया है। और मैं आपको एक मजेदार बताता हूँ कि पूजनीय सर संचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सर संचालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी ने 2022 में राजस्थान में एक बयान दिया कि सभी मुसलमानों को अब्दुल कलाम और राजा हसन खां मेवाती जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, जो देश के खातिर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मुझे तो लगता है, मुझे लगता नहीं है, ये तो मैं पक्के से कह सकता हूँ 2022 का जो वो बयान था वही मेरे लिए प्रेरणा बना। और मैं राजा हसन खां तो ढूंढते ढूंढते अलवर पहुंचा और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि राजा हसन खां कौन है। राजा हसन खां जिसने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 14,000 मेवों के साथ महाराणा सांगा के महाराणा साथ सांगा के साथ मिलकर। अपनी शहादत दे दी। देखिए दीपा जी, एक चीज आप समझ लीजिए, हम सबको समझ जाना चाहिए, जितने लोगों ने शहादत दी, चाहे किसी को आप लीजिए, किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ ली, किसी ने मुगल के खिलाफ दी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हमकौमी था, मुस्लिम था, लेकिन उसने बाबर के खिलाफ युद्ध किया और बाबर ने बाकायदा पत्र लिखते हुए उसको सचेता कि भाई आप मेरे हमकौमी भाई हैं, आप मेरा साथ दीजिए, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। उसने बाबर का, महाराणा सांगा का वतन प्रस्ती का सबूत देते हुए, महाराणा सांगा का साथ देते हुए बाबर के खिलाफ युद्ध किया। ऐसी वतन प्रस्ती मिलेगी क्या? और 14,000 मेवों के साथ दी। मैंने तो उनको उभारने का काम किया, उस व्यक्तित्व, उस महान व्यक्तित्व को सामने लाने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता इस यात्रा का क्या असर, क्या राजनीतिक परिदृश्य इससे बदलेगा, मैं तो नहीं मानता, लेकिन मैंने एक चीज जरूर वहां की है और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मेवात टटलूबाजों की जगह नहीं है, मेवात वतन प्रस्तों की जगह है। कौन है टटलूबाज? जो वहाँ कुछ देखिए, वहाँ की एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पिछले 70 सालों में कभी भी जो वहाँ राज जिन्होंने किया, कांग्रेस विशेष रूप से, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो 100% है, आप भी, हम सब जानते हैं, हम सब युवा हैं, वो गलत रास्तों में जाता है। तो लगभग घूम फिर कर आपका टारगेट कांग्रेस पर तो आ रहा है ना, तभी तो ये लग रहा है कि कहीं ये सियासत की पटकथा तो नहीं नहीं जा रही है। ये सचमुच है, ये प्रश्न तो हर युवा पूछेगा, वहाँ पूछना चाहिए उसको। लेकिन यात्रा से कहीं ना कहीं मन में ये भी तो गया ना उनके मन में कि कांग्रेस ने उनके मन में जो डाला वो गलत था। हाँ, ये तो है ना, एकदम जाना चाहिए। 70 साल के इतिहास को आप ऐसे वो नहीं कर सकते। हमारी यात्रा ने प्रश्न पूछा है और मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो क्या यात्रा के बाद वहां कमल खिल पाएगा?
नहीं, कमल खिलाना नहीं खिलाना वो वहाँ की स्थानीय इकाई का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन मैं सरकार का नुमाइंदा होने के कारण मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किया है, वो 70 सालों में कभी कांग्रेस नहीं कर पाई। आपने कहा सरकार का नुमाइंदा होने के नाते इसी से मेरे ज़हन में एक सवाल आया। सरकार के नुमाइंदा होने के नाते सरकार द्वारा आपको वहाँ भेजा गया। आपने उस यात्रा का नेतृत्व किया, 175 किलोमीटर लंबी यात्रा, 10 दिन की ये यात्रा। नूह में 10 दिन की यात्रा चली, खूब प्रचार हुआ, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं आए। अनदेखा किया गया क्या इस यात्रा को या फिर अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था? नहीं, नहीं, इसमें देखिए मैं बताऊँ, पहली बात तो आप इसको ये मत कहिए कि ये यात्रा मेरी है, नहीं। ना इस सरकार की प्रायोजित यात्रा थी, ना किसी डिपार्टमेंट की यात्रा की। ये क्या है, वहाँ कुछ युवाओं ने एक विचार किया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हुए और राजा हसन खां को अभी 2 साल बाद उनके 500 वर्ष पूरे होंगे। क्या हम मिलके कुछ एक अच्छा देशभक्ति का कार्यक्रम तय कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने तय किया, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि मैं 2-3 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, राजा हसन खां पे मैं पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए सब लोग जानते हैं। तो युवाओं ने तय किया, मैं उनका एक पार्ट हूँ, मैं एक पदयात्री हूँ, इस पदयात्री के नाते मैं गया हूँ। इसलिए आप देखेंगे तो ये यात्रा कोई भाजपा की यात्रा नहीं है, ये सरकार की यात्रा भी नहीं है या सरकारी तंत्र की हेल्प से कोई यात्रा हो रही है वो भी नहीं है। ये सब कुछ जितना भी कार्यक्रम हुआ, आप देखेंगे सब मेवातियों द्वारा, मेवात के युवाओं द्वारा सब रचित हुआ। इतनी विकट परिस्थिति के बाद पहली बार इतिहास में इतनी अच्छी यात्रा निकली है, जिसमें और देखिए ऐसा नहीं था कि जो बहकावाता वहाँ बनाया गया था या बना हुआ है, उससे डर किसी को नहीं लगा, लग रहा था। लेकिन उन युवाओं को आप सोचिए उनकी देशभक्ति और उसको नमन करता हूँ मैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। मुझे लगता है कि इतिहास इस बात को याद रखेगा। आपने कहा कि एक भय बनाया गया, क्या भय बनाया गया है? देखिए क्या होता है कभी-कभी ना नैरेटिव बनाया जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए एक डर का माहौल बना दिया जाता है कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ जाओ। ये वो डर हाँ, बनाया गया हाँ, हाँ, क्या 100%। था? एक्चुअल सिचुएशन में जानना चाहती हूँ। वो सिचुएशन यही है कि वहाँ कुछ ऐसा बनाया जाता है मुसलमानों, मेवों के खिलाफ कि भई वहाँ जाएँगे तो कुछ दंगे हो सकते दंगे हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। अब मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ। हमारे तीसरे दिन की यात्रा थी, कोटला गाँव में जाने वाली थी। अब कोटला गाँव में एक धार्मिक स्थल पे एक बैठक हुई। उस बैठक में उस यात्रा के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हुआ कि भई यात्रा आएगी तो दंगे हो जाएँगे। हम बहुत स्मूथली जब हम तीसरे दिन उस गाँव में गए, कोटला में हमें दूध पिलाया गया और हम हर घर से में संपर्क किया, हमने मिले, झंडे हमारे हाथ में थे, वंदे मातरम गाते हुए, राष्ट्रगीत गाते हुए। आपको मज़ेदार होगा लगभग 15-20 आध घंटा हम घूमने के बाद जब हम गाँव से बाहर निकले, तो 50 लोग के आस-पास हमें मिले बाहर। हुँ। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि ये यात्रा थी, तो हम तो इसका भव्य स्वागत करते। लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्होंने खुद ने माला मँगाई, हमें माला पहनाई और उसका असर क्या हुआ दीपा जी, जो बहकावातन कैसे दूर होता है। कोटला से अगला गाँव है कंसाली, कंसाली से अगला गाँव घाघस। अब आपको मज़ेदार सुनाता हूँ कि घाघस गाँव में धार्मिक स्थल से ही अनाउंसमेंट हुई और कहा गया कि 7:30 बजे, 8 बजे यहाँ वंदे सरदार एकता पद यात्रा आने वाली है, आप सब उसका स्वागत कीजिए। पहली बार वहाँ 7 जेसीबी लगी स्वागत करने के लिए। वहाँ पूरा पूरा गाँव उमड़ गया, रात को 8 बजे, 7 बजे के आस-पास। नहीं, ये अपने आप में चीज़ है। देखिए, मैं बहुत विशुद्ध रूप से मानता हूँ कि मेवात वतन पस्तून जगह है। हमने कोई अनोखा काम नहीं किया, हमने सिर्फ़ इतना काम किया है कि उनकी जो एक कहते हैं ना आग थी, उसको थोड़ा-सा और उसमें घी डालने का काम किया है कि मेवात सचमुच एक वतन पस्तून की जगह है और यही घी लगातार डलते रहना चाहिए। ये लौ देशभक्ति की जलती रहनी चाहिए। एक यही हमारा काम है एक कुल तरफ एकता का संदेश, एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ ट्रोलिंग। जिस तरीके से एक वीडियो मैंने देखी, मेवात का ही एक लड़का था, उसकी एक वीडियो। वो कहते हैं कि जहाँ खा रहे हैं मुकेश वशिष्ठ और वहीं लोगों को धमका रहे हैं। आपकी तुलना मोनू मानेसर से मुकेश वशिष्ठ की तुलना मोनू मानेसर से की गई। कहा गया कि हमारे यहाँ के विधायक को पुन्हाना के विधायक के लिए गलत बयानबाजी करी। आपका वो बयान क्या था? मैं आपके मुँह से ही सुनना चाहूँगी। नहीं, नहीं, वो बयान कोई ऐसा कोई नेगेटिव नहीं था, उसमें सिर्फ़ एक भाव में आकर ये विषय हुआ कि भई अब हम यहाँ बाबा नहीं रहेगा आपने कहा और बाबा-वाबा नहीं बाबा-वाबा नहीं रहेगा, अब यहाँ हम रहेंगे।
तो हम का अर्थ क्या है वहाँ? हम का अर्थ मुकेश नहीं है। वहाँ मुकेश का वहाँ हम का अर्थ है कि जितने ये वतनप्रस्त लोग हैं, इनकी यहाँ सल्तनत, इनके यहाँ विचार अब हावी होंगे और चलेगा। मैंने वहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म की राजनीति मेवात में अब नहीं चलने वाली है, अब विकास की राजनीति यहाँ ये तक। बाबा टारगेट किसकी तरफ था? नहीं, वो टारगेट नहीं कहेंगे हम उसको, मैं उसको टारगेट नहीं मानता। नहीं, अभी कह किसे रहे थे? कौन है बाबा? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि उसमें कोई टारगेट वाला विषय है। वो एक यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आपने ये बयान खुराना के विधायक के लिए दिया। नहीं, चलिए मैं आप यदि ये कहती हैं और उनको भी लगता है तो मैंने कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि पिछले 70 साल में जिनको आपने वोट दी है, मैंने सबके लिए कहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ नूंह के विधायक हों, चाहे पुन्हाना के विधायक हों या फिरोजपुर झिरका के विधायक हों, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों का काम होता है जनता की आवाज़ उठाना। जब जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति ज़रूर उठेगा और उठने के बाद वो प्रश्न करेगा। वो शायद प्रश्न मैंने उठाया और ये प्रश्न मैं बहुत ज़रूर उठाऊँगा कि पिछले 70 साल में मेवात को क्या मिला है? आप कह रहे हैं आप एक बात का आपने यदि वो बयान सुना सुना हो मैंने। सुना तो उसमें एक आपने और सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि भई यूनिवर्सिटी हमें बीजेपी देगी। अब आप एक बात बताइए कि 70 साल में वोट तो दी कांग्रेस को, वोट किससे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मांगे बीजेपी से। ये सच है, क्योंकि उनको एक उम्मीद है, हर वहाँ पढ़े लिखे युवा को एक उम्मीद है कि यदि वहाँ यूनिवर्सिटी, रेल, सड़क, बिजली, पानी ये कोई दे सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही दे सकती है और हम इस बात को सिद्ध करके दिखाएँगे। ये मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी यात्रा 6 दिसंबर को खत्म हुई। 8 तारीख से वहाँ बाकायदा माननीय जिला उपायुक्त के माध्यम से लेटर निकला और यूनिवर्सिटी के लिए सर्चिंग शुरू हो गई ज़मीन के लिए। तो हम फ्यूचर में वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएँगे, वहाँ रेल भी आएगी, वहाँ सड़क भी आएगी, वहाँ बिजली भी है। ये सब कुछ पिछले 11 साल में दीपा जी विकास क्या होता है वहाँ के लोगों ने महसूस किया है। और मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, वहाँ के युवा मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई सरकार ये ज़रूर रहनी चाहिए। मैंने कहा क्यों रहनी चाहिए? वो इसलिए रहनी चाहिए कि फेयर सिलेक्शन किसको कहते हैं? गरीब से गरीब मेवाती के बच्चों को नौकरी मिल रही है। ये पहली बार मेवात के लोगों को एहसास हो रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी वो कुछ चीज़ों से जकड़े हुए हैं। वो जकड़न बहुत थी इसलिए उनको वोट की जो ताकत है, अभी वो समझ में नहीं आ रही है। आपकी एक-एक वोट कितना बड़ा काम कर सकती है। तो यही उनको समझाना है। मुझे लगता है कि यात्रा का मैसेज एकता, समरसता, सद्भाव तो था, लेकिन ये भी एक मुझे लगता है कि ये था कि 70 सालों में मेवातियों को क्या मिला है। उनको जन जागरण करना भी हमारी यात्रा का उद्देश्य था। मुझे लगता है कि उसी के संदर्भ में वो बयान निकला है। चलिए, नूंह और मेवात के लोगों के साथ-साथ हमें भी इंतज़ार रहेगा कि कब वहाँ यूनिवर्सिटी बीजेपी देगी। लेकिन आपका दोबारा फिर मैं उस सवाल पर आती हुई मेरा सवाल अधूरा रह गया था। आपने कहा कि मैं अभी भी कहता हूँ और ये सिर्फ़ पुनाना के लिए नहीं, नूंह, फिरोज़पुर, झिरका हर विधायक के लिए है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि ये वो विधायक है जो जनता ने चुनकर बनाए हैं। तो आपका अभी भी अपने उसी बयान पर बरकरार रहना, अटल रहना आपको कंट्रोवर्सी में डाल सकता है। नहीं, कोई कोई नहीं डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नेक नियत से काम कर रहा हूँ और मैं पहला व्यक्ति हूँ या ये यात्रा अपने आप में यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसने नेक नियत रखी। मैं आपको छोटा-सा बात बताता हूँ। आप यात्रा की ट्रोलिंग क्यों हुई है? 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर क्या है? हमारे यहाँ जो एक मस्जिद है बाबरी मस्जिद उसकी। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि हम 6 दिसंबर को यात्रा का समापन करेंगे। कोई ऐसा भाव नहीं है। वो इत्तेफ़ाकन 6 दिसंबर बनती है क्योंकि 27 तारीख से 10 दिन हमारे 6 दिसंबर को खत्म होते हैं। आपको बहुत गर्व होगा, बहुत अच्छा लगेगा और इन लोगों के इतने वायरल करने के बाद 6 दिसंबर को इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी वतनप्रस्ती के साथ यात्रा का समापन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ और व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ कि मेवात के मूल में देशभक्ति है। मेवात के मूल में वतनप्रस्ती है। मेवात के मूल में विश्वास है। तो इसी विश्वास को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसी समरसता को बढ़ाना चाहते हैं, इसी सद्भाव को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही होगा। आज नहीं तो कल। देखिए वोट की राजनीति एक अलग चीज़ है।
वो बीजेपी, कांग्रेस वो एक अलग इशू है। लेकिन देखिए, आप एक बात तो मानेंगे कि सबको शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क इसके लिए ज़रूरी है, अधिकार है। और यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन कुछ लोग उसको क्या गलत मैसेज देते हैं। इसका बहुत भरपूर समर्थन करना चाहिए हर मुस्लिम भाई को कि सचमुच चाहिए। ये कंप्यूटर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कंप्यूटर नहीं होना चाहिए क्या? उस गरीब बच्चे को कंप्यूटर नहीं मिलना चाहिए? आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, मैं ऐसी पार्टी से साथ जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास इस भाव के साथ मेवातियों का विकास कर रही है। और मैं उस दिन को देख रहा हूँ, जब सचमुच वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वहाँ विधायक भी हमारे आएँगे और निश्चित रूप से वहाँ की जो ज़रूरतमंद हैं, वहाँ ऐसे-ऐसे नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि चुन के आएँगे, जिनका एजेंडा विकास होगा। उनका एजेंडा धर्म नहीं होगा। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना आसान होता है, विकास के नाम पर लोगों का विकास करना, वो कठिन होता है। तो यही मेरा उद्देश्य है, इस यात्रा का भी उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर मेवात को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस का वो दिन 6 दिसंबर नूह में वंदे सरदार एकता पद यात्रा निकल रही थी। मुकेश वशिष्ठ के साथ उस दिन 6 दिसंबर के दिन कितने मुस्लिम वहाँ उस यात्रा में जुड़े हुए थे? आप बहुत गर्व से बता दूँ कि लगभग हमारे, यदि हम समापन वाला कार्यक्रम करें तो हमारी 1500 के आसपास संख्या थी समापन वाले दिन। मैं हिंदू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हम 15-20 थे बस। उस यात्रा में, पूरे 10 दिन की यात्रा में मुझे लगता है कि हम 150 लोग थे, तो 150 में हम 10 लोग मुश्किल से हिंदू होंगे। क्योंकि दीपा जी देखिए, एक बात समझिए, नारे क्या लग रहे थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीद जिंदाबाद, राजा हसन खां जिंदाबाद, दादा करीम जिंदाबाद, दादा बहार जिंदाबाद। ये हैं, ये सब यही है, कोई ऐसा नहीं है। कोई देखिए, वो अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है, हमारा उनका है। मेवात का हर व्यक्ति, मैं आपको एक मजेदार बताता हूँ, यात्रा के लगभग चौथे या 5वें दिन हमारे जो सलाहकार कमेटी के जो सदस्य थे, फजलुद्दीन बेशर जी, उनकी पोती की शादी थी उनकी, तो हम शादी में गए। आपको भी गर्व की अनुभूति होगी, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था कि उस शादी में भात लिया जा रहा था, कन्यादान लिया जा रहा था। उस भात में जो मजेदार चीज हुई, उस भात में यदि मस्जिद को पैसा दिया गया या मौलवियों को पैसा दिया गया, तो वहाँ जो उस मोहल्ले में जो मंदिर था और पुजारी था, उसको भी पैसा दिया गया। ये वहाँ की सांझी विरासत है, ये कोई नहीं बताएगा। यही बताने की जरूरत है। इस चीज को अब आप और हम एक घटना को लेकर मेवात को हम सब कह देते भाई 2023 में एक घटना हुई थी, लेकिन 2024 में हम सबको ये भी बताना चाहिए कि 2024 यानी 1 साल के अंतराल में ऐसा क्या हुआ वहाँ कि वहाँ इन्हीं मेवों के द्वारा उस यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। ये चीजें हम सबको बतानी चाहिए, ऐसी अच्छी चीजें हो निकालनी चाहिए। तो हम सब देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि कठिन उसमें रास्ते पर हमें संभल कर चलना होता है, लेकिन चलना ज़रूर होता है, चलना ज़रूरी है। तो मैं तो ये पर्सनली मानता हूँ, कुछ लोगों ने, और विशेषकर फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक घरानों ने मेवात को एक भूत बंगला बनाने का प्रयास किया। और मैं ये भूत बंगला क्या होता है? भूत बंगला, भई वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं और वहाँ जाओगे तो वो एक, जैसे हमारे एक मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे भई किसी भी अधिकारी को यदि सज़ा देनी होती थी ना, वो कहते थे भाई तू वो मत कर, तुझे काला पानी भेज देंगे। काला पानी क्या था वो? काला पानी मेवात था। तो काला पानी है क्या मेवात? कौन से मुख्यमंत्री थे? वो अब स्वर्गीय हो गए, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है? वो कहते थे बहुत उससे, तो भई क्या मेवात क्या काला पानी है क्या? मेवात ने इनेलो को कितनी वोट दी? एक बार 3-3 विधायक 2019 14 में 3-3 विधायक थे। तो काला पानी है क्या मेवात? काला पानी नहीं है। वो भी वतन प्रस्तों से, वो भी देशभक्तों से, वहाँ भी लोग रहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच,
ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की सोच, ये है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की सोच। मुकेश जी, आपके ट्रोलिंग पे बहुत एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें आपने आपका एक लड़की पर कंधे पर हाथ रखते हुए दिखाई दी उस वीडियो में आप, वो क्या था? वो एक बेटी थी हमारे साथ जो चल रही थी, तो वैसे ही चर्चा में करते-करते वैसे ही हाथ उसके वो रख गया, बेटी है वो मेरी। मेरी बेटी है, मेरी बहन है। लेकिन आपको मज़ेदार सुनाता हूँ, कभी क्या वो होता लोग है, कौन थे जो इस चीज़ को एक नेगेटिव ट्रोलिंग कर रहे थे? ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन उन्हीं लोगों को एक जवाब मिला। मैं आपको अगले ही दिन शुक्रवार था, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। हुँ। एक स्कूल में मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि बेटियों के पैरों में चप्पल चप्पल हैं, हुँ। ठंड हो रही है। तो मेरे पास कुछ जूते रखे हुए थे क्योंकि हमने यात्रियों के ला रखे थे। तो 6 नंबर के मैंने उनको दिए। किसी ने वो वीडियो बना लिया देते हुए कि मैं पैर छू रहा था। वो वीडियो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर चला। हुँ। तो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं अच्छी चीज़ दिखाएँगे तो अच्छी चीज़ देखेंगे, बेकार होगा तो बेकार होगा। हमारी यात्रा ने क्या किया है? हमने उस अंधेरे में एक दीप जलाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि माना अंधेरा घना है, लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है, तो हम दीप ही जला रहे हैं वहाँ। और मुझे लगता है कि ऐसे दीप जलते रहने चाहिए। हुँ। ऐसे दीप जलेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ प्रकाश आएगा और प्रकाश आएगा तो विकास भी आएगा। आपकी वीडियोज़ पर कुछ कमेंट ये भी आए और जब हमने बताया कि आपके साथ बातचीत होने वाली है, तो कुछ लोगों का सवाल है कि अगर मेवात इतना ही शांत और सद्भावनाओं से भरा हुआ है, तो अब तक वहाँ बड़े उद्योग क्यों नहीं आए? क्या डर वहाँ ज़्यादा है या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है कि मेवात को डेवलप ही नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको एक शब्द इजाद किया है, मैं शब्द बार-बार कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा शत प्रतिशत कि मेवात एकदम ठीक है। मेवात में कुछ गड़बड़ शरारती तत्व हैं, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे तो वो शरारती तत्व पनपेंगे वहाँ। तो हमें उनको हटाने के लिए भी वहाँ अपनी नज़र डालनी पड़ेगी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार पूछा था कि आप मेवात को लेकर इतने संवेदनशील क्यों हो? तो मैंने उनको कहा था कि कभी-कभी जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मेरा पीठ थपथपाया, उनका काम करिए आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, अभी हम राजा हसन खां मेवाती का 499वाँ बलिदान दिवस मनाएँगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाने वाले हैं। हम और बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भी हमारे उनका आशीर्वाद है। ये आप कभी मत सोचिए कि उनको हमने कुछ भेजा और उन्होंने शुभकामना भेजी। आदरणीय मनोहर लाल जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, सबका आशीर्वाद है और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे केंद्रीय नेतृत्व और ऐसे राष्ट्रभक्त नेतृत्व के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेवात का इतिहास बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेवात आने का न्योता भी देंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो ये वंदे सरदार एकता पदयात्रा की जो आयोजन कमेटी है, उन्होंने एक फैसला लिया है। हुँ। अ, वो ये कह रहे हैं कि उनका एक मन है क्योंकि राजा हसन खां के 2027 में 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हमने एक प्रयास किया था 2024 में एक स्टैच्यू लगाने का, बड़कली चौक पर। तो अभी वो उस स्टैच्यू को बड़ा करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है। उसके लिए वो एक अभियान के रूप में हर घर लोहा, ऐसा एक हर मेवाती उससे जुड़े, इसलिए हर घर से थोड़ा-थोड़ा लोहा इकट्ठा करके एक 500 टन के आसपास लोहा इकट्ठा करके एक बड़ा स्टैच्यू वहाँ मेवात के अंदर, ताकि मेवात एक आइडियल बने, राजा हसन का एक आइडियल बने पूरे देश भर में। क्यों वहाँ हिंदुओं की आबादी कम हो रही है? उसका कारण क्या है? देखिए, उसके कारण कई हैं, लेकिन मैं यदि जब एक वहाँ एक इतना ही भाईचारा है? एक कारण नहीं, देखिए भाईचारे से पेट नहीं भरता। पेट के लिए आपको उद्योग धंधे वहाँ लगाने पड़ेंगे और ये नैरेटिव भी हमें वो करना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि यदि आप संख्या कम की बात कर रहे हैं तो उसका एक मूल कारण एक ये भी है कि वहाँ रोजगार धंधों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हमने इस यात्रा में एक प्रयास किया। एक छोटा-सा प्रयास था, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन हमने एक प्रयास किया। हमने प्रतिदिन किसी न किसी उद्योगपति को इस यात्रा के साथ जोड़ा। यानी हमारी यात्रा का जो मुख्य अतिथि प्रतिदिन होता था, वो उद्योगपति होता था। हुँ। तो उसका क्या असर हुआ? मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। आप जैसी एक हमारी उद्योगपति हैं गुड़गाँव में, बहुत बड़ा नाम है उनका और देश भर की लगभग 5 लाख बेटियों को उन्होंने बॉडीगार्ड की इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है। महिला
बॉडीगार्ड, 5 लाख बेटियों को। तो वो हमारे आलदू का गांव जहां हमारी यात्रा रुकी हुई थी, वहां से चलने वाली थी, तो वहां मेरे पास आई। तो सेकंड दिन की बात है। वो जब गाड़ी से उतरी, वीना गुप्ता जी नाम है उनका, और गुड़गांव की रहने वाली है, बड़ी अच्छी उद्योगपति हैं, अच्छा कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं जब वो गाड़ी से उतरी, उतरते ही उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मेवात में आने से डर लग रहा है, मतलब मेवात का नाम तेरे कहने से आ गई मैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। तो मैंने उनको कहा कोई नहीं बहन जी, आप चलिए हमारे साथ। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर अगला गांव था कुर्थला, तो कुर्थला तक हमारे साथ गई। और वहाँ एक बहनों का कार्यक्रम था, हमारी महिलाओं का लगभग 500 एक महिलाओं का कार्यक्रम था वहाँ। उस दिन हमारा मेवाती वीरांगना स्मृति वंदन, ऐसा एक महिलाओं का कार्यक्रम था। आपको अच्छा लगेगा, गर्व की अनुभूति होगी। जब वो शाम को अपने घर गई, तो उनका एक पूरा व्हाट्सएप आया हमारे पास, और उस व्हाट्सएप में जो उसने लिखा, उन्होंने लगा कि मेरे लिए पहली बार एक आँख खुलने वाली स्मृति है ये, जो मेवात के बारे में मैं सोचती थी वो तो है ही नहीं। तो ऐसा कोई उन्होंने एक नहीं था, जितने उद्योगपति आए उन सब ने कहा कि नहीं भई मेवात में तो वो चीज़ है ही नहीं जो हम सोच रहे थे यहाँ। हुँ। एकता पथ यात्रा को लेकर लोगों ने जमकर तारीफ करी और ये तारीफ सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही है अब। योगेश जी, आपके लिए और इस पद यात्रा को सम्मानित करने के लिए, शुभकामनाओं के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्वारा, जेपी नड्डा द्वारा आपको जो लेटर आया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ जो हमारी स्मारिका है राष्ट्र प्रथम उसके लिए दी हैं। और निश्चित रूप से ये जो वंदे सरदार एकता पदयात्रा के सभी लोगों को, सभी पदयात्रियों को उससे एक उत्साह मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। और निश्चित रूप से मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर हम यात्रा को लेके चले थे, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री का वो वाक्य कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस भाव, इस मूल मंत्र को लेकर ये यात्रा चली थी। और मैं इसी मूल मंत्र को लेकर हम ये यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से 2027 में राजा हसन खां की एक बड़ी प्रतिमा मेवात में बने, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा, नो मेवात का लोकसभा क्षेत्र कौन-सा लगता है? गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गाँव। गुड़ गुड़गाँव से जो सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं? राविंद्रजीत सिंह बीजेपी से हैं। जी। पहले भी बीजेपी से ही थे। जी। तो नो मेवात में उद्योग लगाने के लिए रुका किसने? नहीं, रोका नहीं है, रोका नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाईचारे से नहीं, पेट नहीं भरता, नहीं, नहीं, वहाँ उद्योग नहीं है, तो क्यों रो नहीं हो रो गया वहाँ रोका उद्योग? रोका नहीं है। आपकी मैं मतलब एक अच्छी आपने अच्छा प्रश्न किया है। रोका किसी ने नहीं है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्पेशल मेवात को लेकर एक पॉलिसी आई, पूरे देश भर पूरे हरियाणा भर के लिए आई। उसमें मेवात को हमने इंडस्ट्री के हिसाब से डी ग्रुप में डाला हुआ है। उसका ही सुपरिणाम है, बहुत अच्छा परिणाम निकल के आया है उसमें कि वहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ आई हैं, लगभग 12-14 इंडस्ट्रियाँ वहाँ आई हैं। मेरा प्रश्न क्या है, मेरा जो डर मानिए या मैं जिससे मैं खुद भी वो कर रहा हूँ, देखिए इंडस्ट्री जो आती है उसमें सरकार का दबाव नहीं होता, सरकार सिर्फ ज़मीन मुहैया करा सकती है। लेकिन वहाँ का नैरेटिव, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो लेबर है वो कौन-सी आएगी, उसके बारे में कहीं-कहीं नैरेटिव गलत है मेवात के बारे में। तो वहाँ इंडस्ट्री भी आने से हिचकिचाती है। मुझे लगता है कि जब हम इस यात्रा को हम लेके चले और 10 दिन बाद मैंने जब इंडस्ट्री के लोगों से बात की, तो निश्चित रूप से वहाँ एक बड़ा बदलाव मुझे समझने का मौका मिल रहा है। मुझे समझ में आया कि नहीं, हमारी इस यात्रा विज्ञप्ति उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दे रही है कि निश्चित रूप से जो उद्योगपति हैं उनके माइंडसेट हैं ज़रूर बदला होगा। क्योंकि चर्चा से ही चर्चा बनती है। बिल्कुल। तो हमने जब उद्योगपतियों को बुलाया तो उनको लगा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो आराम से उद्योग। अब मैं आपको एक और मज़ेदार बताता हूँ कि जिस दिन हम उद्योगपतियों को बुला रहे थे, तो तीसरे चौथे दिन एक ऐसे जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ये फेसबुक या ट्रोलिंग कंपनी वाले हैं, तो ये ट्रोलिंग कंपनियों ने कहा कि भाई नहीं भाई, यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं और ये आएँगे तो हमारी ज़मीन को खरीद लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर हमारे लोगों ने बोलना शुरू किया नहीं भई, अब ना मेवात थोड़ा डेवलप हो गया, अब हवा में इंडस्ट्री आएगी। हुँ। तो ये लोग वो हैं, जो नहीं चाहते मेवात का विकास हो, सिर्फ़ अपनी सियासत चलाना चाहते हैं ये लोग।
इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि वहाँ जो वहाँ का विधायक है वो कितनी बार मुख्यमंत्री से मिला है, कितनी बार चर्चाएं की हैं वहाँ। ये बहुत जरूरी है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि यात्रा तो एक अलग विषय है, वहाँ की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। इस यात्रा का यदि मूल हम बात करें, और मैं फिर आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ कि अगला चुनाव 2029 में जब भी चुनाव होगा, आप निश्चित मानिए कुछ ना कुछ विषय अभी तक जो वहाँ था, जो विकास से दूर रहते थे, ये प्रश्न जरूर उठेगा कि 70 साल में मेवात को क्या मिला। ये प्रश्न वहाँ का युवा जरूर पूछेगा। अच्छा, मिनी पाकिस्तान का जो टैग मेवात नूह के साथ जोड़ा जाता है, टाइटल, ये मिट पाएगा? नहीं, इसको नहीं जोड़ना चाहिए। मैं ना तो मैं नहीं, जोड़ा जाता है, ये है। नहीं, जोड़ा जाता है, मैं तो नहीं मानता। देखिए मेरे वो हम सभी हैं। मैं जब आपको स्मारिका दूँगा, तो आप उसमें एक लेख पढ़ना। उसमें लेख में है कि हर मेवाती राम कृष्ण का वंशज है। वो सचमुच है और बहुत गर्व से कहते हैं वो कि हम सब भैया या तो वहाँ आपको दीपा जी बहुत अच्छी वो दे रहा हूँ कि हर मेवाती या तो सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है या अर्जुन का वंश का है। आपको मजेदार आएगा कि आज तो भी फिर अभी नहीं वो ठीक है, तो क्या कन्वर्टेड है? किसी हाँ कन्वर्ट हुए ना, किसी कारण से हुए हैं। वो आस्था भी हो सकती है, कुछ और जबरदस्ती भी हो सकता है, लेकिन वो है तो हमारे भाई ना, कोई हमसे अलग नहीं है। तो इसलिए हम उसको मिनी पाकिस्तान कह के अपमानित नहीं कर सकते। मैं आज आपको एक और खुलासा करता हूँ। 1947 में दंगा हुआ, सॉरी 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो कुछ लोग मेवात से पाकिस्तान गए, लेकिन साल भर बाद वापस आ गए और वो फिरोजपुर झिरका में बसे हैं। क्यों आए वापस? उन्होंने वहां कहा कि भाई ये हैं तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं तो ये मुस्लिम ही, ये हमारे तरह हमारे धर्म को मानते हैं, लेकिन ये मेव नहीं है। तो हमें वो काला पहाड़ जो अरावली की पहाड़ी है उसको काला पहाड़ है, उस काला पहाड़ नहीं है यहाँ, वो संस्कृति नहीं है। तो ये संस्कृति हमारी संस्कृति एक है, यही भारतीय भी हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, किसी रूप में पाकिस्तान नहीं कह सकते हम, ये हमारे भाई हैं। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये हाथों की मुद्राएं हैं। हम भी भगवान की इबादत करते हैं, हम भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। मैं ठाकुर जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण का उपासक हूँ, वो अपने अल्लाह के उपासक हैं। तो उसमें कोई हो, उन्हें भी उस मार्ग से जाना है, मुझे भी उस मार्ग से जाना है, उसमें कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो देखिए हम सब हिंदुस्तान में, और मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ, पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा, जिसका कोई विरोध भी करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि किसी कारण से लोग बदल गए, उन्होंने अपनी आस्था पद्धति बदल दी, पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन वो हैं तो वही ना, सब हिंदू हैं, कोई अलग नहीं है, सब उनको पता है। इसलिए कहते हैं ना, बहुत गर्व से कहते हैं राम कृष्ण के वंशज हैं हम सब। तो सच्चाई, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है। इसलिए देखिए ना, आज भी वहाँ कन्यादान है, आज भी वहाँ भात भरा जा रहा है। तो ये सब वही है, कोई अलग नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने उनको अलग करने का, सेपरेट करने का अलग एक प्रयास, षड्यंत्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजा हसन खान जैसे व्यक्तित्व, दादा बहार जैसे व्यक्तित्व सबको जोड़ के रखेंगे। बहुत एक बहुत ही अच्छी नेक पहल की गई है आपके द्वारा, और हम तो यही चाहेंगे कि जो आपकी सोच है और जिस तरीके से एकता का संदेश लेकर आप नूह में निकले, 127 गाँव में आपने यात्रा पूरी सफल की। मैं एक दीपा जी और बिल्कुल आपके ज़रूर। साथ एक शेयर कर रहा हूँ। 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पत्र लिखा सरदार पटेल को कि भाई मेवात में कुछ जगह दंगे हुए हैं, लेकिन जो मेवाती हैं, जो मेव हैं, वो बहुत वतनप्रस्त लोग हैं, बहुत देशभक्त लोग हैं, वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए कुछ उपाय करिए। तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये सरदार पटेल से भी जुड़ी हुई यात्रा थी, तो लगभग सितंबर में एक दल हिम्मता मेव तिजारा के नेतृत्व में सरदार पटेल से दिल्ली में मिला और वहां ये बातचीत हुई। और आपको आश्चर्य होगा, सरदार पटेल ने उनको आश्वासन दिया कि आप यहीं रहिए, मेवात में रहिए। और उनको बहुत उससे कहा कि सचमुच मेव जो है वो सचमुच मेवात कौम है, मतलब वतन प्रस्त कौम है, देशभक्त कौम है। तो ये मैंने नहीं कहा है, मैं इसको कह रहा हूँ,
मैं इसको क्लेम करूँ भाई मैंने कोई ठेका ले रखा है मेवातियों को वतन पसंद नहीं, उनके जन्मजात वो देशभक्त हैं, जन्मजात वतन परस्त हैं। हमने सिर्फ उस चिंगारी को थोड़ा सा घी और आग लगाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये आग फैलेगी, ये देशभक्ति फैलेगी और 2047 के भारत में निश्चित रूप से हर मेवाती का योगदान होगा। राजा हसन खां मेवाती इस देश का वीर है। राजा हसन खां मेवाती ही और मेवात पूरे देश में एक सामाजिक समरसता और सद्भाव का अलग जगाएगा, ये मेरा यकीन है। इस यकीन पर हम भी यकीन करते हैं। जी, पक्का। और हम यकीन के साथ चलेंगे? बिल्कुल। जी। तो आज हमने बहुत सारी बातचीत की यात्रा को लेकर, क्योंकि यात्रा को लेकर कई तरीके की मतलब विचारधारा सोशल मीडिया पर दो फाड़ हो चुकी है। एक जो यात्रा का समर्थन कर एकता का संदेश दे रहा है, एक वो जो यात्रा को ट्रोल कर इसे सियासी एजेंडा बता रहा है। बाकी मैंने जितना समझा मुझे लगा वाकई कि हमें बहुत समझने की कोशिश मतलब करनी पड़ चाहिए और समझना चाहिए। और जो मेरा सवाल था मिनी पाकिस्तान को लेकर भी, वो सवाल भी मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि ज़मीनी जो हकीकत है, हाँ, मैं जब जाती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, जब मेवात को लेकर या फिर नूह को लेकर बात होती है, आम गलियों में ये विचारधारा बन जाती है कि हरियाणा में एक ऐसी जगह है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मुद्राएँ हैं। तो अब हमें भी इंतज़ार रहेगा कि आगे किस तरीके से मेवात में जो सद्भावना, जो एकता मुकेश वशिष्ठ जी ने देखी है, वो इस पूरे नक्शे को दुनिया के सामने, देश के सामने किस तरीके से परोसेंगे और आगे इस एकता के संदेश को कितना और कहाँ तक फैलाएँगे। बाकी आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है देश के हर कोने में, हर बच्चे को, हर धर्म को ये समझाना कि हिंदुस्तान एक है, हर हिंदुस्तानी एक है। यहाँ धर्म नहीं, पहले हिंदुस्तान यानी कि पहले देश है। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं विदा चाहती हूँ। बाकी जब आपकी यात्रा पुनः होगी, दोबारा होगी तो दोबारा करेंगे। दीपा जी एक और चीज़ बता दूँ आपको। आपने जो शब्द कहा कि देश पहले, ये देश पहले का संदेश भी किसी ने दिया है ना? धर्म नहीं, देश पहले है। तुम मेवात ने दिया है। राजा हसन खां मेवाती ने दिया है। इस बात को पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा किसी न किसी दिन। ये मैंने नहीं दिया। आज से 500 वर्ष पहले बाबर आ रहा था। बाबर के खिलाफ यदि वो चाहता राजा हसन खां मेवाती तो जरूर नहीं था वो अपने हमकोमी भाई के साथ देश कर बिल्कुल। रहा। क्यों दिया उसने महाराणा सांगा का साथ? क्योंकि उसके मन में 500 वर्ष पहले ये बात थी कि देश पहले है, धर्म बाद में है। यही संदेश हम सब देना चाहते हैं। बिल्कुल। बस ये है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को फैला दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।